हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया है और आप देख रहे हैं एसक्यूएल ट्यूटोरियल। तो आज हम देखने वाले हैं कॉन्स्टेंट्स के बारे में और ये है हमारा डे 11। तो दोस्तों, इससे पहले वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो आज हम कांस्टेंट पढ़ेंगे और इसी वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे सब कुछ। कांस्टेंट होते हैं रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए, डेटा पर रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए। जब हम डेटा को डेटाबेस में सेव कराते हैं तो उसमें रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं कि किस तरह की वैल्यू हमें चाहिए। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। और दोस्तों, ये बहुत आसान तरीके, मैंने सारे जितने भी इन पर प्रैक्टिकल किया है वो सब मैं यहाँ पर लिखा है और यहीं से आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपको यहीं से समझ में आ जाएगा। सारी चीज़ें ए टू जेड यहाँ मिल जाएंगी, तो आप कॉपी पेस्ट करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं नॉर्डिनल के बारे में, यूनिक, प्राइमरी की, फॉरेन की, चेक, डिफ़ॉल्ट। तो ये सब देखने वाले। सिंटैक्स आप देख रहे होंगे, क्रिएट टेबल, जब कॉन्स्टेंट है वो लगाए जाते हैं, कॉन्स्टेंट्स लगते हैं एट्रीब्यूट्स पर यानी कि कॉलम्स पर। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर नॉर्डिनल, यूनिक, प्राइमरी की, फॉरेन की, चेक, डिफ़ॉल्ट और क्रिएट इंडेक्स। ये सारे हम देखने वाले, एक एक करके हम देखेंगे प्रैक्टिकल वाइज, ठीक है। और उसमें देखेंगे हम उसका सॉल्यूशन क्या करेंगे, ठीक है। तो ये सब हम देखने वाले हैं। डेटा को एंटर कराएंगे और जैसे नोट नल हुआ, नोट नल का मतलब हो कि जो आप किस फील्ड पर आप एट्रीब्यूट पर नोट नल लगाएंगे कि आपको जो वैल्यू उसमें नल वैल्यू सेव ना हो। यूनिक वैल्यू कि डेटा में जो वैल्यू जा रही है वो यूनिक होनी चाहिए। प्राइमरी की क्या होती है, ठीक है। फॉरेन की कब लगाते हैं, टेबल को ज्वाइन करने के लिए। चेक भी लगा सकते हैं आप, ठीक है। डिफ़ॉल्ट भी वैल्यू दे सकते हैं कॉलम पर और इंडेक्स भी क्रिएट कर सकते हैं। तो देखने वाले हम। और हम यहाँ पर अनसाइंड के बारे में देखेंगे और ऑटो इंक्रीमेंट के बारे में लास्ट में। अनसाइंड किस तरह से हमारे जो वैल्यू है वो नेगेटिव वैल्यू को नहीं जाने देता है। और यहाँ अब देखिए, यहाँ पर हम सबसे पहले टेबल क्रिएट करेंगे। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको जो सिंटैक्स है क्रिएट टेबल का और इंसर्ट डेटा, ये दोनों आपको आते हैं। तो मैं कॉपी पेस्ट करूँगा। सिंपल एक मेरे पास टेबल है और इसमें 3 फील्ड लिए मैंने, एज, नेम और आईडी। और अभी मैंने यहाँ पर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाया डेटा पर, ठीक है। यहाँ पर कॉलम, किसी भी कॉलम में। और सिंपल मैं आपको दिखाता हूँ इससे हमारी जो टेबल है वो कैसे प्रिंट होगी। मैं वहाँ भी देखिए, मैंने यहाँ प्रिंट कॉपी पेस्ट किया तो देख पा रहे हैं क्रिएट टेबल कॉन्स्टेंट्स नाम की टेबल। मैं नाम भी कॉन्स्टेंट रखूँगा, ठीक है, इस टेबल का। और मैं इसको डिस्क्राइब करके देखता हूँ तो देखते हैं क्या क्या मिलता है मुझे। फील्ड्स क्रिएट हुए नहीं हुए, ये पहले से वीडियो में आप करते आ रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ मैंने गलत लिख दिया है, टेबल डज नॉट एग्जिस्ट। तो मैं स्पेलिंग को ठीक से लिखता हूँ। तो देखिए सिंपल, यहाँ पे कोई भी मैंने की का यूज़ नहीं किया है, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस मैंने नहीं लगाया यहाँ पर। तो ये डेटा जो है अभी हम इसमें इंसर्ट करेंगे डेटा, फिर देखते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने टेबल बना दिया जैसे मैं लैब में प्रैक्टिकल आपको दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। और इसी तरह से आपके मैंने यहाँ पर दोनों चीज़ देखेंगे तो आप प्रैक्टिकल भी नहीं करेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। मैं इसको इंसर्ट करा लेता हूँ। आपको डेटा का इंसर्ट कराने का जो आपको पता होगा, इंसर्ट इनटू कॉन्स्टेंट्स टेबल है, उसमें आईडी, नेम, एज। तो मैंने डेटा को अभी सिस्टमेटिक मैनर में रखा मैंने 1 2 3 4 5, ठीक है। ये देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे कोई भी मैंने ऐसा चेंज नहीं किया है, डुप्लीकेट की मैंने नहीं लिए। तो मैंने यहाँ सेव कराया। मैं अब कराता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट नाम की मेरी टेबल है। प्रोनाउंसिएशन जो भी आप बोल सकते हैं, कॉन्स्टेंट्स बोल दीजिए, कॉन्स्टेंट्स जो भी है। तो मेरा डेटा सेव हो गया। तो इस तरह की मुझे टेबल यहाँ पर मिल गई है, आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो अभी मैंने कोई भी ना प्राइमरी की लगाई है, ना मैंने कोई भी कॉन्स्टेंट्स मतलब कहने वाला यूज़ किया है। मैं इसको ट्रंकेट कर लेता हूँ, ट्रंकेट कॉन्स्टेंट्स टेबल। तो ये ब्लैंक हो जाएगी, ठीक है। चलिए, ये हमारे जो डेटा है वहाँ क्लियर हो गया। मैं दोबारा से ये डेटा एंटर कर लेता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैंने थोड़ा सा क्या किया है, यहाँ पर जो आईडी है सबसे पहले, यहाँ पर मैंने उसको चेंज किया है, मतलब कि रिपीट कर रहा हूँ मैं आईडी को। और एज वाले में मैंने 0 रख दिया है, ठीक है। तो ये इसने डेटा को सेव कर लिया है। तो यही चीज़ हमें नहीं चाहिए, क्योंकि आईडी जो होती है हमें कम से कम एक फील्ड ऐसा चाहिए जो यूनिक हो, ठीक है। जो यूनिक हो, जिसके बेस पर हम डेटा को एक डेटा को रिट्राइव कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इसने क्या किया, की को, अब देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने आईडी को हटा दिया है तो फिर भी इसने डेटा सेव करा लिया। तो ऐसे में क्या कर रहा है, वो नल दे रहा है, ठीक है। नल वैल्यू सेव करा है, जबकि मुझे आईडी में नल वैल्यू सेव नहीं करानी, ठीक है। बाकी में नेम वगैरह में आप नल ले सकते हैं, लेकिन मुझे एक फील्ड को बनाना है आईडी को, कि ये यूनिक भी रहे, नॉट नल भी रहे। तो वो कैसे करना होगा, तो मैं अब यहाँ पर एक आईडी और एज ले लेता हूँ, सिर्फ 2 फील्ड। फिर देखते हैं क्या होता है।
देखिएगा अब क्या होगा, यहाँ पर जो इसने डिफ़ॉल्ट क्या ले लिया है, नल ले लिया है, ठीक है, नल। तो ये क्या कर रहा है, सारी वैल्यू जो होती है डिफ़ॉल्ट नल ही होती है दोस्तों, नल सेव कराना। तो लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, हमें कुछ फील्ड ऐसे चाहिए होते हैं जो यूनिक हो, जिसमें नल वैल्यू सेव ना हो। तो हमें इस तरह से रिस्ट्रिक्शंस इसमें लगानी है। अब पहला चलते हैं नोट नल। इसका मतलब होता है कि कोई भी वैल्यू नल नहीं जाएगी। तो हमने आईडी पर लगा दिया है फर्स्ट। अब देखिए यहाँ पर मैं ड्रॉप कर लेता हूँ पहले टेबल को, मैंने लिखा नोट नल। जो आईडी फील्ड है हमारा एट्रीब्यूट है, उसमें मैंने नोट नल लिख दिया है। तो अब इसको ये नल नहीं लेगा, ठीक है। देखिए नोट नल, मैंने सारे नोट नल ले लिए जितने फील्ड्स हैं, आईडी नेम एज, तीनों पर मैंने नोट नल लिख दिया। तो अब ये इसमें कोई भी वैल्यू डेटा हमारा, कोई भी वैल्यू हमारा जो डेटा नल वैल्यू नहीं जाएगी, ठीक है, डेटाबेस में नल सेव नहीं होगा। तो अब मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं एक, यहाँ पर मैं इंसर्ट करता हूँ और यहाँ पर हम आईडी एज को लेता हूँ, नेम को नहीं लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ हमें क्या कह रहा है, नेम डजेंट हैव अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू, यानी कि वो अब नल वैल्यू नहीं ले रहा है, ठीक है, और डिफ़ॉल्ट हमने नहीं रखी है। तो ये अब नल वैल्यू सेव नहीं होगी डेटाबेस में, ठीक है। ये हो गया हमारा नोट नल। अब देखिए मैं फिर से नेम एज लूँगा तो अब ये दिखा रहा है हैव अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू, ठीक है। जो भी फील्ड मैं नहीं दे रहा हूँ वो उसको सेव नहीं कर रहा है, उसको बता रहा है कि ये नल वैल्यू है, तो ये सेव नहीं हो सकती है। तो इस तरह से हम डेटा जो हमारे एट्रीब्यूट्स हैं यानी कॉलम्स है उस पर रिस्ट्रिक्शंस हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अब लिखता हूँ, मैं इसको ड्रॉप कर लेता हूँ और अब लेते हैं हम यूनिक। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको क्रिएट जो सिंटैक्स है वो आता है और इंसर्ट डेटाबेस का सिंटैक्स आता है, दोनों का आपको आता है। तो मैं लेके चलता हूँ यूनिक, यानी कि हमारे अब यूनिक वैल्यू होनी चाहिए, डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यूनिक कहाँ लिखूंगा, मैं फिलहाल ये मान के चलता हूँ कि मैं एक फील्ड को यूनिक बना लेता हूँ अपना, ठीक है, और वो भी आईडी को। तो मैं यहाँ देखता हूँ शो टेबल्स, यहाँ पर कांस्टेंट अभी टेबल नहीं है, तो मुझे पहले टेबल क्रिएट करनी होगी। आई थिंक आपको इसका सिंटैक्स जो सिंटैक्स है वो आता होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ नीचे चलता हूँ और यहाँ मैं ले लेता हूँ ये टेबल, और यहाँ पर मैं देखो अभी रॉन्ग हो गया, 1 मिनट, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, अभी ठीक नहीं है अभी ये। चलो मैं फिर से माई स्कूल में चला जाता हूँ, मैं इससे बाहर आ गया हूँ, थोड़ा गलत की में से प्रेस हो गई है, प्रेस हो गया। तो शो टेबल्स करेंगे तो यहाँ पर कंस्टेंट्स नाम की एक टेबल है मेरे पास, मैं ड्रॉप कर लेता हूँ पहले इसको और फिर से बनाएंगे। इस बार मैं यूनिक की सेट करूँगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर लिया, ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या लिया, नोट नल, तीनों में नोट ले लिया मैंने। और तीनों में नोट नल लिया मैंने, और यहाँ पर देखिए अभी मैं दिखा देता हूँ, पहले दिखाना चाहता हूँ कि मैंने नोट नल लिया लेकिन उसमें मैं जीरो आईडी सेव करा पा रहा हूँ, मतलब कि यूनिक नहीं जा रहा है उसमें वैल्यू, ठीक है, ठीक है, उसमें आईडी में अभी रिपीट हो रही है हमारी जो वैल्यू है। अब करेंगे अभी ये, ठीक है, मैंने आपको पहले दिखा दिया कि उसमें वैल्यू यूनिक नहीं जा रही थी। अब मैंने यहाँ पर आईडी को बना दिया यूनिक, तो आप सबसे लास्ट में देख पा रहे हैं यूनिक की मैंने यहाँ पर लगा दी है, ठीक है। पहले मैं टेबल को ड्रॉप कर लेता हूँ। तो मैं इससे पहले मैं आपको दिखा चुका हूँ कि आईडी के फील्ड में हमारी जो डुप्लीकेट वैल्यू वो सेव हो रही थी, लेकिन हमें डुप्लीकेट नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, यहाँ मैं दिखाता हूँ, देखिए अब यूनिक मैंने अभी वो सेव कराया था, टेबल को सेव कराया, इसमें यूनिक आपकी वैल्यू शो, तो मैंने यहाँ पर दिखा भी दिया यहाँ पर, ठीक है, मैं आउटपुट भी दिखाता जा रहा हूँ। तो अब मैं इसमें सेव कराऊंगा। तो यहाँ पर मैं इसको एंटर करा लेता हूँ, ये कह रहा है एंटी डुप्लीकेट है। तो मैंने यहाँ पर जानबूझकर डुप्लीकेट, ठीक है, आईडी में डुप्लीकेट मैंने नंबर लिए थे, वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, उसको अब यूनिक वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो मैंने, और अब मैं चलता हूँ नेम और एज लेकर, और यहाँ मैं सेव करा लेता हूँ। तो इसने 5 वो एंटर कर दिए हैं, नेम और एज ले रहा हूँ ना मैं, तो मैं देखता हूँ अभी मैं करा लेता हूँ इसमें सेलेक्ट, देखिए नल, नल आ गया आईडी। अभी मैं इसमें क्या हो रहा था, उसने यूनिक तो ले रहा है वो, मान के चलेगा, बट वो क्या कर रहा है, अभी जो टेबल है वो नल ले रहा है। तो मैं इसको ट्रंकेट कर लेता हूँ अभी, मैं इसको ट्रंकेट कर लेता हूँ, ठीक है।
ठीक है। अभी क्या कर रहा था वो, देखिए यहाँ मैं क्या लगाना चाहता हूँ, अब मैं यूनिक और नॉर्डनल दोनों लगाना चाहता हूँ। इससे पहले उसने यूनिक लिया था बट वो नल वैल्यू भी ले रहा था, लेकिन यहाँ पर मैं दोनों लेकर चल रहा हूँ, यूनिक और नॉट नल। तो अब क्या करेगा वो, नॉट नल वैल्यू भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, और अगर आप यूनिक वैल्यू नहीं देंगे वो भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ ड्रॉप टेबल पहले, और यहाँ देखिए मैंने यहाँ लिया है नॉट नल, और यहाँ मैंने यूनिक ले लिया है, बस आईडी फील्ड को लिया है मैंने, बाकी में मैं चाहता हूँ कि नल आ जाए। ठीक है, देखो यहाँ पर उसने क्या कर दिया, इसको प्राइमरी की शो कर दिया है। ठीक है, ये ध्यान रखना, यहाँ मैंने ले लिया है यूनिक। आईडी जो है फर्स्ट जो एट्रीब्यूट है वो यूनिक भी होना चाहिए और नॉट नल भी होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर डेटा को इंसर्ट कराता हूँ, और इस डेटा में मैंने सिर्फ नेम और एज ले लिया है। तो यहाँ पर इसने डज, देखिए आईडी को कहा है डज डजेंट हैव अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू, क्योंकि अब यहाँ पर उसके हिसाब से हम नल दे रहे थे, लेकिन वो नल एक्सेप्ट नहीं करेगा, नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा। और अब देख लेते हैं क्या यूनिक वैल्यू भी वो, अगर मैं यूनिक वैल्यू ना दूं तो वो भी एक्सेप्ट करेगा या नहीं। तो मैं इसको यहाँ से ले लेता हूँ, जिसमें मेरे आईडी, अभी मैं ले लेता हूँ ऐसी वैल्यू, देखिए यहाँ पर यूनिक आईडी देख रहे हैं आप, यूनिक। तो मैं इसको यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, डुप्लीकेट वैल्यू डाल देता हूँ आईडी में, जो फर्स्ट एट्रीब्यूट है फर्स्ट कॉलम है, और यहाँ मैं उसको एंटर करने की कोशिश करता हूँ डेटा को। देखिए ये कह रहा है डुप्लीकेट एंट्री 1 फॉर आईडी, ये कह रहा है डुप्लीकेट डेटा आपने डाला है, मतलब डुप्लीकेट वैल्यू डाली आईडी में, वो यहाँ पर नहीं चलेगा। तो यूनिक और नॉटनल हमने बना दिया है। अब आगे बढ़ते हैं, प्राइमरी की क्या होती है। प्राइमरी की कुछ नहीं है दोस्तों, अभी आपने यूनिक प्लस नॉटनल किया बस यही होती है वो। ठीक है, उस प्राइमरी की में दोनों एक साथ आ जाते हैं। देखिए मैंने जैसे ही प्राइमरी की लगाया, यूज़ किया मैंने आईडी में, ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं कर लेता हूँ ड्रॉप पहले टेबल को, ड्रॉप करा लेता हूँ, उसके बाद में सेव कराऊंगा। देखिए मैंने यहाँ पर प्राइमरी की लिया है, ठीक है, आईडी फील्ड को मैंने प्राइमरी की दिया, बाकी कुछ नहीं। तो अब यहाँ आप टेबल में देख पा रहे हैं, यहाँ पर इसने नल के नीचे लिख दिया नो, और एक हमें की के नीचे दिखा दिया PRI, प्राइमरी की लग चुकी है। ठीक है, तो प्राइमरी की क्या करते हैं, फील्ड को नोट नल और यूनिक दोनों कॉन्स्ट दोनों चीज़ें यूज करता है। ठीक है, अब देखिए डुप्लीकेट एंट्री को वो मना कर रहा है, ठीक कह रहा है डुप्लीकेट एंट्री है ये इसमें जो आपने डाला है। तो जो आईडी फील्ड हमने बना लिया है प्राइमरी, यानी कि उसमें डुप्लीकेट वैल्यू भी नहीं जाएंगी और नल वैल्यू भी नहीं जाएंगी। तो दोस्तों टेबल में एक फील्ड ऐसा जरूर होना चाहिए, एक कॉलम ऐसा होना चाहिए जिसमें यूनिक, जो यूनिक हो। ठीक है, तो हम अक्सर जब भी टेबल बनाएंगे, और प्राइमरी की हमेशा टेबल में एक ही रहेगी, ठीक है, जिसके बेस पर हम डेटा डिलीट करेंगे, अपडेट करेंगे और रिट्राइव करेंगे। तो ये हमारा हो गया प्राइमरी। तो दोस्तों फॉरेन की क्या होती है, फॉरेन की होती है जैसे आप एक टेबल को, दो टेबल को अगर लिंक करना चाहेंगे तो वहाँ पर फॉरेन की यूज होती है, क्योंकि जो फर्स्ट टेबल होती है हम चाहते हैं कि उसका कुछ डेटा हम दूसरी टेबल में सेव कराना चाहते हैं, तो हमें एक फॉरेन, दूसरी टेबल में हमें फॉरेन की डालनी होगी। ठीक है, और उसका टाइप वही होगा जो पहली टेबल का फील्ड का होगा। तो पहली टेबल का जो प्राइमरी की होनी चाहिए पहली टेबल में, तो उसके बेस पर हम दूसरी टेबल में हम डालेंगे फॉरेन की। तो मैंने यहाँ पर देखिए कैसे डालते हैं फॉरेन की। फॉरेन की यहाँ लिखेंगे फॉरेन की, उसके बाद फॉरेन की जो आपने फील्ड लिया है वो लेंगे। ठीक है, सबसे पहले अभी उसने मेरी उसको इग्नोर कर दिया, क्योंकि वो कह रहा है कि मुझे कांस्टेंट जो टेबल है वो नहीं मिल रही है जिसमें प्राइमरी की है, तो मैं उसको पहले सेव करा दिया मैंने। अब दोबारा मैं इन्फॉर्मेशन जो टेबल ले रहा हूँ वो सेव करा रहा हूँ। तो देखिए फॉरेन की कांस्टेंट फील्ड मैंने इसी में लिया है, और रेफरेंसेस का मतलब होता है कांस्टेंट जो टेबल है उसकी आईडी के साथ आप लिंक कर रहे हैं इस टेबल को। ठीक है, तो यहाँ मैं, ठीक है, ये हमारा इतना कंप्लीट हो गया। डिस्क्रिप्शन में दिखा देता हूँ दोनों टेबल का, तो आप देख पाएंगे दोनों में ऊपर प्राइमरी की टेबल है, उस वाली टेबल से मैंने नीचे वाली टेबल को लिंक कर दिया है, तो आप नीचे देख पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ इस तरह से कांस्टेंट आईडी है। तो दूसरी टेबल में हमारे पास ये कांस्टेंट आदि नाम की एक आईडी है जिसमें मैंने फॉरेन की दी हुई है, और उसको मैंने लिंक किया हुआ है अपनी पहली वाली टेबल से, और लिंक मैंने आपको बता दिया कैसे होगा। ठीक है, फॉरेन की, फिर कांस्टेंट आईडी जिसको आप लिंक करना चाह रहे हैं, और रेफरेंस जिसको देना चाह रहे हैं जो पहली टेबल है उसको। ठीक है, अब हम देखते हैं चेक, चेक क्या होता है टेबल में दोस्तों। तो मैं काफ़ी फास्ट आपको बता रहा हूँ। तो देखिए मैं एज नाम का एक फील्ड है जिसमें चेक लगाना चाहता हूँ कि जब मैं इसमें डेटा एज इंसर्ट करूँ तो 18 से नीचे एज इंसर्ट ना हो।
तो देखिए ये होती हैं सब रिस्ट्रिक्शंस या आप रूल्स कह लीजिए। तो डेटा एंटर कराने से पहले डेटाबेस में हम ये सब यूज करते हैं ताकि हमारे पास डेटा यूनिक जाए और वैलिड डेटा जाए, जो हम चाहते हैं वो डेटा जाए। तो मैं यहाँ पर एक टेबल, पहले से मैं एक टेबल यहाँ बना लेता हूँ और उसमें मैंने एक कॉलम दे दिया है, उसमें चेक लगा दिया एज ग्रेटर दैन इक्वल टू 18। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर क्या करता हूँ, जब डेटा इंसर्ट कराता हूँ तो उसमें एज को मैं 18 कर देता हूँ। तो आप देख रहे हैं 1 रो अफेक्टेड होगी है। अब मैं उसको 1 कर देता हूँ एज, तो वो कह रहा है कि कांस्टेंट 1 फेल्ड, तो वो अब 1 नहीं ले रहा है, उसमें रिस्ट्रिक्शंस लगी है, तो वो 18 से नीचे एज एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो 45 लेता हूँ तो वो 2 लेता हूँ, 2 बना दिया मैंने फॉरेन की, ठीक है। फॉरेन की प्रॉब्लम आई थी डुप्लीकेट, अब देख पा रहे हैं आप। तो उसने 18 और 45 को प्रिंट यहाँ पर टेबल में सेव करा दिया, ठीक है। ठीक है, अब वो 18 से नीचे नहीं लेगा, तो ये था हमारा चेक, ठीक है। 84 को ले लेगा जो एज है, ठीक है। अब यहाँ हमें कह रहा है डिजंट हैव, या कि वो, ठीक है, हम पहली वाली आईडी को मुझे देना पड़ेगा क्योंकि वो हमने प्राइमरी की लगाई हुई है उसमें। तो इस तरह से दोस्तों ये होता है चेक, आप किसी भी फील्ड पर लगा सकते हैं रिस्ट्रिक्शन। यहाँ मैंने एज पर लगाया था कि 18 से नीचे एज प्रिंट, मतलब डेटा में, डेटाबेस में सेव ना हो। अब नीचे हमारा इसके बाद आता है हमारा दोस्तों, अब देखिए मैंने यहाँ पर आता है डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट दोस्तों कुछ नहीं है, पहले भी डेज में मैं करा चुका हूँ। जब भी हम टेबल बनाते हैं या ऑल्टर करते हैं टेबल, तो हम यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं डिफ़ॉल्ट में सारी वैल्यू नल होती है। मैं चाहता हूँ कि डिफ़ॉल्ट में मेरा एक फील्ड जीरो आए सैलरी का, और रोल में मेरा यूजर है। अगर मैं यहाँ पर कोई भी वैल्यू ना दूँ तो डिफ़ॉल्ट में मेरा सैलरी जीरो दिखाए और अदरवाइज रोल यूजर दिखाए। तो आप देख पा रहे हैं किस तरह डिफ़ॉल्ट लिखें। ठीक कॉलम के जैसे ही हम डेटा टाइप लिखते हैं उसके आगे हमें डिफ़ॉल्ट लगाना है। जैसे मैंने डिफ़ॉल्ट जीरो लगाया सैलरी पर, और नीचे रोल मैंने लिया एक, रोल को मैंने डिफ़ॉल्ट यूजर दिया है। तो चलिए टेबल हमारी क्रिएट होगी। अब मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर दिखा रहा है वो कि आपने डिफ़ॉल्ट को यूजर, रोल को यूजर रखा है और जीरो रखा है सैलरी वाले कॉलम को डिफ़ॉल्ट में, ठीक है। जो एट्रीब्यूट यानी कॉलम्स की वैल्यू थी डिफ़ॉल्ट जो है वो हमारी नल ही होती है, ठीक है। अब मैंने सेट कर दिया कि ये दो चीज़ें मेरी नल नहीं चाहिए। तो अब देख पा रहे हैं आप डेटा को इंसर्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ पहले, यह आईडी नेम एज, और यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 अजय और 18। इसको मैं यहाँ पर ले लेता हूँ और इसको देखिए एक डेटा हमारा इंसर्ट हो गया है। तो अब मैं इसको देखता हूँ, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हमारा क्या आ गया, जीरो यूजर, क्योंकि मैंने सैलरी और रोल के फील्ड को मैंने नहीं दिया था। तो उसने डिफ़ॉल्ट, अब डिफ़ॉल्ट उसने नल नहीं सेव किया, उसने वो वैल्यू सेव की जो मैंने उसको दी है, सैलरी जीरो और रोल यूजर, ठीक है। अब वो डिफ़ॉल्ट में हमेशा, अगर मैं कुछ भी नहीं दूंगा फील्ड में ब्लैंक रखूंगा तो वही देगा। अब मैं सेट कर देता हूँ, रोल कर देता हूँ एडमिन और सैलरी 1200 कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं जो दूंगा उसको डेटा तो वही सेव करेगा अब वो। तो मैंने इसको एंटर किया तो फील्ड में वही डेटा सेव करेगा जो मैंने उसको दिया है, देखिएगा। अगर मैं देखिए एडमिन और 1200, सैलरी 1200, रोल एडमिन, और अगर मैं नहीं दूंगा तो वो डिफ़ॉल्ट में मैंने उससे कहा भाई नल सेव नहीं करना, सिर्फ रोल को यूजर सेव करना और सैलरी को जीरो। तो ये अपने हिसाब से डिफ़ॉल्ट वैल्यू आप सेट कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ से फिर से हटा के दिखाता हूँ एग्जांपल, मैंने हटा दिए सैलरी रोल, तो डिफ़ॉल्ट में उसने वही लिया जो मैंने सेट किया था, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट में हमेशा क्या करता है, जब भी हम डेटा सेव करते हैं, क्रिएट करते हैं टेबल, तो डिफ़ॉल्ट में हमारा नल सेट रहता है। जैसे मैंने आप टेबल दिखाया था डिफ़ॉल्ट में सब नल था, ठीक है। तो इसलिए हम कांस्टेंट का यूज करते हैं जब हम टेबल क्रिएट करते हैं। अगर हम ऑल्टर करेंगे तो वहाँ भी हम इसमें यूज कर सकते हैं, कांस्टेंट को ऐड कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, मतलब ड्रॉप कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा क्रिएट टेबल और नेम। अब मैं दोनों को ये फिर मैं दिखाता हूँ आपको, ये प्राइमरी की हो गया, ठीक है। मैं आपको इंडेक्स बनाना सिखाता हूँ। इंडेक्सिंग क्या होती है, सर्चिंग के लिए। जब हम किसी कॉलम पर सर्च ज़्यादा करते हैं, ठीक है, हम सर्चिंग करना चाहते हैं किसी एट्रीब्यूट कॉलम पर, तो हम एक इंडेक्सिंग क्रिएट कर लेते हैं जो फिजिकली वो वहाँ पर एक क्रिएट होती है और स्टोर हो जाती है, ठीक है, डेटाबेस में। तो कैसे करते हैं, आप मल्टी कॉलम पर भी लगा सकते हैं और सिंगल कॉलम पर। मैं यहाँ पर दिखाऊंगा आपको सिंगल कॉलम पर। तो पहले इंडेक्स, आप लिखेंगे क्रिएट इंडेक्स, उसके बाद इंडेक्स का नाम ले लेता हूँ मैं माई इंडेक्स 01, और ऑन, फिर आएगा कांस्टेंट टेबल का नाम, और ब्रैकेट में आएगा उस फील्ड का नाम जहाँ पर आप इंडेक्सिंग देना चाहते हो। तो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हो रिजल्ट। तो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ डिस्क्रिप्शन में कांस्टेंट, तो आप देख पा रहे हैं इस तरह से यहाँ शो करेगा नेम पर। अब मैं
चेक कैसे शो कैसे कराते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ, इंडेक्स। ठीक है, तो इंडेक्स ये इस तरह से इंडेक्सिंग हम किसी टेबल में हम इंडेक्सिंग का यूज करते हैं किसी कॉलम पर। ठीक है, एक कॉलम पर लगेगी, तो मैंने यहाँ कॉलम लिया था नेम नाम का। ठीक है, सिंटैक्स मैंने ऊपर दे दिया, क्रिएट इंडेक्स नेम माई, और वहाँ पर इंडेक्स का नाम, फिर ऑन के बाद आएगा टेबल का नेम, और उसके बाद कॉलम आएगा ब्रैकेट में। तो आप देखिए इस तरह से यहाँ पे शो हो रहा है। हमने ये इंडेक्स का नाम दिया था माई इंडेक्स 01, तो इस कॉलम में आया, और कॉलम नेम में मेरा आ गया है नेम। तो किस कॉलम पे लगाया, नेम पर लगाया, और इंडेक्स का नाम क्या है, ये है। और दोस्तों पहले नंबर पर जो आप प्राइमरी की लगाई थी तो ऑटोमेटिकली वो उस पर इंडेक्सिंग ही कर देता है। जब आप यूनिक की लगाते हैं या प्राइमरी की लगाएंगे वो ऑटोमेटिकली जो है वो इंडेक्सिंग करता है। तो अगर किसी कॉलम पे मैं इंडेक्स क्रिएट कर सकते हो, इसमें सर्चिंग थोड़ा फास्ट हो जाती है। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ डेटा होगा, डेटा 1000 में होगा। ठीक है, तो वहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ती है इन चीज़ों की। अब मैं आपको चलता हूँ अनसाइन। अगर आईडी में हमारा एक फील्ड है आईडी, अगर मेरे आईडी में अगर माइनस या नेगेटिव वैल्यू अगर सेव हो, तो मैं चाहता हूँ कि वो नेगेटिव वैल्यू सेव ना हो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अनसाइंड कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि वो अदरवाइज वो नेगेटिव एक्सेप्ट करेगा। तो मैं उसको प्रैक्टिकली बताया था, मैं यहाँ से ले लेता हूँ एक बार। मैं इस टेबल में टेबल क्रिएट करके दिखाता हूँ आपको पहले, और फिर एक डेटा एंटर करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट का इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपको क्रिएट करना और इंसर्ट करना दोनों सिंटैक्स अच्छी तरह से आ गए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, पहले ड्रॉप कर लेता हूँ इसको। उसके बाद मैं इंक्रीमेंट दिखाऊंगा, इंक्रीमेंट का क्यों यूज़ होता है। तो इसी वीडियो में हम सारी चीज़ें रखेंगे वीडियो को। ठीक है, वो जल्दी हमारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, तो इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। नोट्स मैंने बहुत आसानी से दिए हैं, आप उसको कॉपी पेस्ट से प्रैक्टिस करेंगे तो आसान हो जाएगा। ड्रॉप टेबल, मैंने टेबल ड्रॉप किया, मैं दोबारा से टेबल बना देता हूँ। ठीक है, टेबल बना दी मैंने, और यहाँ मैं अब आपको एक वैल्यू इंसर्ट करा के दिखाऊंगा। तो वहाँ दिखाऊंगा मैं आपको कि माइनस माइनस वैल्यू भी मेरी वहाँ पर एक्सेप्ट हो रही है। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम कांस्टेंट और आईडी, नेम और एज, और ये मैं वो टेबल यूज कर रहा हूँ जिसमें प्राइमरी की लगी है। मैं यहाँ पर -1 सेव कराऊंगा आईडी में। ठीक है, मैंने एंटर किया, इसने कहा डज नॉट एग्जिस्ट, शायद मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया है कॉन्स्टेंट्स टेबल की, दोबारा से लिख देता हूँ। यहाँ पर मैं दोबारा स्पेलिंग करेक्शन कर लेता हूँ स्पेलिंग में। देखो मैंने करेक्शन किया, और यहाँ पर अब ठीक है, और इसको हम कर देते हैं, देख लेते हैं अब डेटा हमारा सेव हुआ या नहीं हुआ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कॉन्स्टेंट्स, टेबल का नाम बार बार गलत हो, देखिए -1। तो देखिए यहाँ पर -1 हमारा आ गया आईडी में। तो हम ये नहीं चाहते हैं कि -1 आए। ठीक है, वो हमें करना है, तो उस केस में हम लेंगे एक जो आईडी एट्रीब्यूट है उसको हम बनाएंगे अनसाइंड। ठीक है, मैं यहाँ थोड़ा सा करेक्शन दोबारा से सही कर लेता हूँ, उसको फिर हम क्रिएट करेंगे टेबल को। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ अनसाइंड। तो मैं आईडी के फील्ड को अनसाइंड बनाना चाहता हूँ, आईडी इंट अनसाइंड। ठीक है, और प्राइमरी की मेरी लगी है, तो मैं यहाँ सेव करा लेता हूँ क्रिएट टेबल, और CNT नाम देता हूँ छोटा टेबल को, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम CNT। और ये एम्प्टी सेट दिखा रहा है क्योंकि अभी कोई डेटा नहीं डाला है, डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर भी अनसाइंड यहाँ पर आ गया है, टाइप हमारा अनसाइंड हो गया है। तो मैं यहाँ पर अब -1 डालूंगा तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। देखिए मैं यहाँ पर CNT टेबल का नाम कर लेता हूँ, तो अब ये कह रहा है कि नहीं, जो आउट ऑफ रेंज बता रहा है इसको, ये -1 नहीं लेगा क्योंकि ये 0 से स्टार्ट होगी वैल्यू। अब जो आपने टाइप लिया अनसाइंड ये 0 से स्टार्ट कर, तो अब देखिए 1 आ जाएगा वहाँ पर। ठीक है, तो ये था अनसाइंड के बारे में। अब लेते हैं ऑटो इंक्रीमेंट। दोस्तों ये क्या करता है, टेबल जो हमारा आईडी फील्ड होगा उसको ऑटो इंक्रीमेंट करेगा, यानी कि डिफ़ॉल्ट में 1 इंक्रीमेंट करेगा, पहले 1 लेगा, और उसके बाद फिर दूसरे रिकॉर्ड में 2 3 4 मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ऑटो इंक्रीमेंट। तो मैं मैंने इस फील्ड को ऑटो इंक्रीमेंट बना दिया। देखिए इंटीजर ऑटो इंक्रीमेंट, टेबल सेव करा दी मैंने। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर वैल्यू सेव करा के देखूँगा। और दोस्तों आप इसको, मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी थी इसलिए ये एरर शो कर रहा है, दोबारा से करता हूँ मैं स्पेलिंग सही करके, फिर सेव कराता हूँ। सॉरी, ये टेबल क्रिएट करता हूँ, ऑटो इंक्रीमेंट, ये सक्सेसफुली क्रिएट हो गई। तो दोस्तों आप इंक्रीमेंट अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तो डिफ़ॉल्ट में 1 का इंक्रीमेंट होता है, आप देख पा रहे हैं हमें यहाँ पर शो हो रहा है, बिल्कुल ठीक चल रहा है। और देखिए यहाँ भी आप आउटपुट देख पा रहे हैं नीचे, तो डिफ़ॉल्ट में 1 इंक्रीमेंट होगा, जैसे 1 2 3 4। मैंने यहाँ पर आईडी नहीं दिया है, आईडी फील्ड को मैंने हटा दिया है। अब देखते हैं डिफ़ॉल्ट में क्या ले रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ देख लेता हूँ, रिकॉर्ड हमारा सेव हुआ नहीं हो, तो डिफ़ॉल्ट में देखिए 1 लिया इसने। ठीक है,
ऑटोमेटिकली सब ले लिया। उसके बाद सेकंड रिकॉर्ड सेव करूँगा, आईडी में नहीं दूंगा, तो ये अपने आप 1 2 3 4 5 ऑटो इंक्रीमेंट करता रहेगा। दोस्तों ये हम चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। आप चाहें तो ऑटो इंक्रीमेंट 2 का हो सकता है, 2 ऐड करके। आप चाहें तो 100 का ऑटो इंक्रीमेंट हो सकता है, आप चाहें तो 1000 का, वो हम कभी बाद में देखेंगे। तो हमने अनसाइंड भी देखा, ठीक है, कि हम माइनस नहीं चाहते हैं सेव कराना, माइनस वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू। और मैंने ऑटो इंक्रीमेंट भी करके दिखा दिया टेबल में कि आप ऑटो इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं, टेबल में लगा सकते हैं, अधिकतर लगाते हैं। और आप चाहें तो ऑल्ट की तरह से भी, ऑल्ट कमांड का यूज करके इसको बाद में भी ऐड कर सकते हैं और ड्रॉप कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर मैं जब आप इसको नोट्स को देखेंगे तो आपको मैं यहाँ पर तैयार कर दूंगा आपके नोट्स, यहाँ पर अनसाइंड और ऑटो ऑटो इंक्रीमेंट के। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैंने एक वीडियो में सब कुछ समझाना चाहा था। और थैंक यू वेरी मच, आपने इतना कीमती समय निकाला।